जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमारा पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का। कल मैंने पार्ट फर्स्ट बनाया था, आज इसका पार्ट सेकंड है, जो क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार आपको और बता दूं मैं, ये किस काम के कौन से, कहाँ पर, कैसे, कौन से एग्ज़ाम में आपके काम आने वाले हैं। तो आपका PCS हुआ और यहाँ तक कि जूनियर सुपर टेट के लिए तो बेस्ट है ही है, बिल्कुल 50 मार्क वहाँ से आ रहे हैं। तो साइंस का बहुत बड़ा रोल है वहाँ पर, ठीक है। खासकर मैथ वालों के लिए मैथ और साइंस का पोर्शन है जूनियर एडिड में, उसके लिए। और जूनियर का आपका CTET हुआ और जूनियर का आपका UPTET हुआ, यानी हर एग्ज़ाम में आपके ये काम आने वाले हैं। मैं ऑब्जेक्टिव इसलिए लेकर आ रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम के भी काफ़ी कम दिन बचे हैं, 1 मंथ के आसपास, तो आप ये ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, पहला क्वेश्चन है, JB डनलप ने किसका आविष्कार किया था, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आप ये जान लें कि ये एक नया नाम है, JB डनलप। आपने काफ़ी नाम पढ़े होंगे, तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि आपके पास समय रहता है, इतना आप खुद आंसर दे दिया करें। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूमेटिक रबर टायर का। अब न्यूमेटिक रबर टायर, थोड़ा इसके बारे में बता देते हैं। कल का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था कम क्वेश्चनों के बावजूद, आज हम थोड़ा स्पीड से चलेंगे, ठीक है ना। तो जो है आपका निक हॉलिक जूनियर, जिन्होंने किसका आविष्कार किया था, इसमें नहीं है वो, मैं थोड़ा और बता दूं। एक थे, अभी अगला प्रश्न आएगा, निक हॉलिक जूनियर जिन्होंने LED बल्ब का आविष्कार किया था। और जो JB डनलप थे, न्यूमेटिक रबर टायर का किया था, ठीक है। UK के रहने वाले थे वो, उन्होंने 87 में इस चीज़ का उन्होंने आविष्कार किया था, रबर टायर का, ठीक है। बाकी इसमें और भी आविष्कार करता थे, जैसे पेट्रोल कार का आपको बता दूं, आप लिख लीजिएगा, सभी के आविष्कार हम यहीं पूरे कर देंगे। पेट्रोल कार का लिख लीजिए आप। पेट्रोल कार के जो आविष्कार करता थे वो थे कार्ल वेंज, ठीक है। डीजल इंजन की बात करें तो डीजल इंजन के रुडोल्फ डीजल, पनडुब्बी डेविड बुल्सलेस, और मोटरसाइकिल का KG डैमलर, ठीक है। इसी तरह और भी हैं आविष्कार, आप जरूर देख लीजिएगा, एक आध आविष्कार आपसे ज़रूर पूछ लेगा एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वही क्वेश्चन जो मैं ऊपर बता रहा था कि LED लाइटिंग इमिटिंग डायोड, कल बताया था मैंने। LED का आविष्कार किसने किया था? आपके पास 4 ऑप्शन है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसका जिक्र किया था। तो निक होलेनिक, ऑप्शन B इसका करेक्ट हो जाएगा। इनके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। इन्होंने जूनियर जो थे, निक होलेनिक जूनियर नाम से फेमस थे। इन्होंने क्या किया था, एक प्रकाश उत्सर्जक डायोड का आविष्कार किया था लगभग 1962 के दौर में, ठीक है ना। इनकी एक प्रयोगशाला भी थी अपनी, लगभग जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के नाम से। इन्हें LED जनक भी इसलिए कहा गया था। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्यंजक पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? व्यंजक पाउडर में प्रयुक्त होने वाली गैस आपको बतानी है। ऑप्शन आपके पास है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका D क्लोरीन, ठीक है, याद रखिएगा क्लोरीन। अब थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं इसको। व्यंजक चूर्ण का दूसरा नाम क्या है, आपको पता होना चाहिए। चलिए मैं बता देता हूँ, व्यंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। इसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं, CaOCl और Cl, यानी ऐसे लिख लीजिए CaOCl और Cl ब्रैकेट के बाहर, ये इसका मतलब, इसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं। ये एक अकार्बनिक यौगिक है और सबसे पहले इसका निर्माण ग्लिसैगो के चार्ल्स टेनेंट ने किया था 1799 में, ठीक है, 1799 में। और इसके जैसे व्यंजक चूर्ण हुआ, उसका निर्माण, यानी जो व्यंजक चूर्ण का निर्माण है, उस चूने और क्लोरीन से होता है। किस किस से होता है? चूने से और क्लोरीन से। ये भी आपको थोड़ा माइंड में रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है कि सिरका क्या है? ये थोड़ा ऊपर हो गया। सिरका क्या है? ऑप्शन आपके सामने चारों हैं, पढ़ लीजिए। तनु एसिटिक एसिड, ग्लेसल एसिटिक एसिड, ग्लेसल फॉर्मिक एसिड, या तनु फॉर्मिक एसिड। चारों में से बताना है आपका कौन सा सही है। तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट, यानी तनु एसिटिक एसिड। इसके बारे में जान ले, जो एसिटिक अम्ल होता है, तनु एसिटिक अम्ल होता है, उसका फॉर्मूला और ध्यान दे लीजिएगा आप।
लिख लीजिए CH3COOH, ये इसका फॉर्मूला हो गया। इसमें लगभग जो 40% क्या होता है, जलीय विलयन सिरका कहलाता है, ठीक है ना। इसका pH मान 2.4 से 3.4 के आसपास होता है, और बाकी आप जानते हैं इसे चुक्र भी कहा जाता है, चुक्र, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है हमारा, बहुत अच्छा प्रश्न है कि नींबू में स्थित अम्ल का नाम बताइए। नींबू में स्थित अम्ल का नाम बहुत अच्छे से आप सभी जानते हैं कि साइट्रिक अम्ल। क्या हो जाएगा इसका, साइट्रिक अम्ल, ठीक है। ये एक क्या है, एक दुर्बल कार्बनिक अम्ल है, दुर्बल काम्लिक अम्ल है, और सभी को पता है कहाँ कहाँ पाया जाता है। नींबू हो गया आपका, संतरे, आंवले, खट्टे फल जैसे साइट्रस जाति के जो फल होते हैं उसमें पाया जाता है। लगभग 6.7% जो साइट्रस होता है उसमें ये पाया जाता है, ठीक है ना। और इसका उपयोग जैसे भोजन, मृदु पेय, खट्टापन लाने के लिए, जल को मृदु करने के लिए वगैरह किया जाता है। नेक्स्ट है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है नेक्स्ट भी, निम्नलिखित में से कौन दूध के खट्टे होने को प्रेरित करता है, ठीक है। तो आपको बताना है कौन करता है। ऑप्शन है एसिटिक, साइट्रिक, एसोकार्बिक या लैक्टिक। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, लैक्टिक एसिड, ठीक है। लैक्टिक एसिड, इसका फॉर्मूला आपको थोड़ा बता देता हूँ, C3 ओके H6। थोड़ा इसमें लिखने में थोड़ा वो होता है, लेकिन आप अपना कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए। और O3 है ना, C3H3O3 इसका हो जाएगा फॉर्मूला, आई मीन लैक्टिक अम्ल, ठीक है। ये जल में विलय है ना, और कार्बनिक विलयन में अविलय होता है। दूध को खट्टा होने के लिए प्रेरित करता है ये, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रकाश के उत्पादन में और धातु की वेल्डिंग करने में होता है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है 4, इथिलीन, एसिटिलीन, ग्लाइकॉल या ऑक्जेलिक अम्ल। आपको बताना है इसमें, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी एसिटिलीन, ठीक है। अब एसिटिलीन की खोज एडमंड डेवी ने 1836 में की थी, ठीक है ना। याद रखिए किसने की थी, एडमंड डेवी ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि नींबू का खट्टा स्वाद किसकी मौजूदगी के कारण होता है। नींबू का खट्टा स्वाद अभी थोड़ी देर पहले ही किया था हमने, तो इसका आंसर आप सभी बड़े प्यार से दे सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट, कौन सा, साइट्रिक एसिड। नेक्स्ट है, चारकोल घर में क्या जलाकर बनाया जा सकता है। ऑप्शन है हवा की अनुपस्थिति में लकड़ी को, या हवा की अनुपस्थिति में कोयले को, हवा की पर्याप्त आपूर्ति न होने पर कोयले को, हवा की पर्याप्त आपूर्ति होने पर लकड़ी को। चारों में से बताना है कौन सा करेक्ट होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन फर्स्ट, हवा की अनुपस्थिति में लकड़ी को, ठीक है ना। आपको थोड़ा मैं डिटेल में बता देता हूँ, इसको सुन लीजिएगा ध्यान से, कि जब हवा की अनुपस्थिति में लकड़ी या कोई भी अन्य पदार्थ को गर्म किया जाता है तो नॉर्मली चारकोल या तारकोल आपने सुना होगा, उसका निर्माण किया जाता है, ठीक है ना। वही है जैसे चारकोल से लकड़ी का कोयला या कास्ट कोयला भी कहते हैं ना, वही चीज़ है इसमें, उसमें विघटन होता है। और चारकोल में कार्बन की मात्रा पूछ लेता है, तो चारकोल में कार्बन की मात्रा लगभग 80% होती है, याद रखिएगा कितनी परसेंट, 80%। और इसका उपयोग धातुकर्म ईंधन हो गया, औद्योगिक ईंधन, बारूद निर्माण, चिकित्सा इत्यादि जगह किया जाता है। खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस किसका मिश्रण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा। खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस किसका मिश्रण है। ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन, आइसोब्यूटेन एवं प्रोपेन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड, या मीथेन या CO2। 4 ऑप्शन है, आपको आपने बता दिया होगा, अपने मन मन में बताते रहा कीजिएगा, है ना। चलिए इसका आंसर दे देते हैं हम, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, मीथेन और CO2। चलिए माफ़ कीजिए, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। अब कैसे, थोड़ा इसमें भी डीपली जान लेते हैं। तो थोड़ा वीडियो लंबा होता है गाइस, लेकिन आपको एक क्वेश्चन से कई प्रश्न मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा आपका, इसमें मीथेन और CO2 का मिश्रण होता है। मीथेन का लगभग 50 से 60% होता है, मीथेन का 50 से 60% होता है, और आपका CO2 का 25 से 50% के बीच में होता है, ठीक है ना। बाकी कुछ अन्य वगैरह, और कुल मिला के बायोगैस
आपको एक बहुत कम लोगों को पता होगा, बायोगैस कुल मिलाकर 6 गैसों का मिश्रण होता है। इसमें 6 गैसें होती हैं और 6 गैसें कौन कौन सी हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मेथेन, CO2, और आपकी हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, और कुल मिला के 6 इसमें नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑक्सीजन, मीथेन और CO2, ये होगी चारों तो 6। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है इसका, अंतरिक्ष यानों में ईंधन को जमने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन हैं आपके पास, बेंजीन, ग्लाइकॉल और एसिटिलीन या ईस्टर। चारों में से बताना है कौन सा करेक्ट होगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्लाइकॉल। ठीक है। ग्लाइकॉल एक कार्बनिक यौगिक है। ये मतलब क्या करता है कि अंतरिक्ष यान होते हैं के द्रव ईंधन को जमने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, ईंधन को जमने से बचाने के लिए। ये गंधहीन, रंगीन, मीठा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। LPG किन 2 गैसों का मिश्रण है? ठीक है, LPG बताना है। 2 गैस कौन कौन सी हैं? देखिएगा, आपका ऑप्शन है मीथेन ब्यूटेन, ब्यूटेन प्रोपेन, मीथेन प्रोपेन या इथेन प्रोपेन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट, ब्यूटेन और प्रोपेन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, फुल फॉर्म भी ध्यान होनी चाहिए। 2 गैस का मिश्रण है। इन्हीं गैसों को जो सिलेंडर होते हैं उसमें भर के रसोई घर में प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि हानिकारक और गंधरहित होती हैं और इनका जो रिसाव का पता लगाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। अगर ये रिसाव होने लगते हैं, ये मतलब जैसे कैसे पता चलेगा कि लीक हो रहा है, तो इसमें एक होता है एथिल मरकैप्टेन C2H5S4 नामक पदार्थ को क्या किया जाता है? मिला दिया जाता है, जो गंध छोड़ता है, हाँ जी गैस लीक हो रही है ना। नेक्स्ट है 65, अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? वेरी मोस्ट है अमोनियम सल्फेट। ठीक है, इसका ऑप्शन डायरेक्ट बता रहा हूँ, NH4 का होल ट्वाइस SO4। याद रखिएगा, एक क्रिस्टलीय रंगहीन जल विलय है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है? 4 ऑप्शन आपके पास, इसमें से बताना है कि कौन सा नहीं है। और एग्ज़ाम में बैठते समय ज़्यादातर आपको फोकस इन्हीं चीज़ों पर करना होता है कि कोई है या कौन नहीं है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत कराते हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन सुपर फास्फेट, आपका नाइट्रोजनीय नहीं है। ठीक है, ये क्या है? फास्फेट। यहाँ से आराम से देखो, फास्फेट है तो सल्फेट मत कर देना, फास्फेट है तो ये हो जाएगा आपका क्या? फास्फेटिक उर्वरक। ठीक है, बाकी तीनों के तीनों कौन से हैं? नाइट्रोजनी है। वही NPK, आपको पता ही होगा रासायनिक रूप में NPK है ना, पौधों की वृद्धि वगैरह पोषण के लिए। चलिए नेक्स्ट, देखो फिर आ गया अच्छा क्वेश्चन है, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? बहुत पूछा जाता है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन मैं आपको ऐसे बताऊँगा जो एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला आपको पता होना चाहिए कि यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, NH2 का होल ट्वाइस CO। ओके, यह एक रासायनिक उर्वरक है, सभी को पता है। ये देखो, माफ़ करना थोड़ा फ़ोन रोटेट हो जाता है, लेकिन अब नहीं होगा आगे। ये N2 लगभग जो इसमें नाइट्रोजन होता है, फसलों को नाइट्रोजन की जो पूर्ति करता है, वो लगभग कितने % होता है? आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत पहले, 46%। कितना होता है? 46%। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना ज़रूरी है। और यही पहला कार्बनिक यौगिक है जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया। पहला कार्बनिक यौगिक पूछ ले कौन सा है? यूरिया, जिसको प्रयोगशाला में निर्माण किया गया। नेक्स्ट है कि रेफ्रिजरेटर, जो आप फ्रिज वगैरह होते हैं, सामान्यतः किस शीतलक यानी जो कूलेट होता है का प्रयोग किया जाता है? ठीक है ना। तो इसमें हो जाएगा आपका फ्रेऑन। फ्रेऑन क्या है? फ्रेऑन एक शीतलक का कार्य करता है जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन पाया जाता है। और आपको पता ही होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है? ओजोन परत का क्षय करता है। ठीक है ना। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। थोड़ा मतलब घुमा फिरा के चीज़ों को कनेक्ट करना सीखो। कनेक्ट करोगे तो एक से ज़्यादा क्वेश्चन आप कर पाओगे। नेक्स्ट है कोका कोला का आविष्कार किसने किया? ठीक है, कोका कोला। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, जॉन पेम्बे-रटन। ओके, कोक के नाम से फेमस है। ठीक है, ये एक मतलब शीतलक पीने का पदार्थ है। अमेरिका के जॉर्जिया कहते हैं अटलांटा, वहाँ पे था, लगभग 19वीं शताब्दी के आसपास इसका निर्माण किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और टीचर के एग्जाम में तो पता नहीं इस क्वेश्चन से कितना लगाव है, हर जगह उठा के रख देते हैं। यहाँ तक कि 2019 के
आपका हुआ था कौन सा एग्ज़ाम था, यूपी टेट प्राइमरी का, उसमें भी क्वेश्चन रख दिया था। कई जगह पूछ लेते हैं। भोपाल गैस त्रासदी गलती से मुक्त हुई जहरीली गैस कौन सी थी? मीथेन आइसोसाइनाइड। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जिसने पहले कभी नहीं पढ़ा तो वो ज़रूर इसको तैयार कर ले एकदम। ठीक है, अब चलो इसके बारे में थोड़ा डीपली बता दूं मैं। हुआ क्या था कि एक मध्य प्रदेश का शहर जानते हैं, भोपाल शहर है, वहाँ 3 दिसंबर 1984 को, डेट याद रख लिया, 3 दिसंबर 1984, ठीक है, 3 दिसंबर 1984 को एक औद्योगिक दुर्घटना हुई जिसे भोपाल गैस कांड, भोपाल गैस त्रासदी इन नाम से जाना जाता है। एक कंपनी थी, कंपनी पूछ लेता है कि भोपाल में स्थित कौन सी कंपनी है, तो आप लिख लीजिएगा यूनियन कार्बाइड नामक एक कंपनी है जो थी मतलब, और कारखाने से क्या एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ। लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जान गई थी। और भोपाल गैस कांड में मिथेल आइसोसाइनाइड या मिक भी बोलते हैं इसको, इस गैस का रिसाव हुआ था। और इसका उपयोग नॉर्मल पहले जो किया जा रहा था तो कीटनाशक बनाने के लिए किया जा रहा था। अब आप देख सकते हैं कीटनाशक कितना ज़्यादा हानिकारक होता है। तो इससे संबंधित आपने लगभग सारे क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से सॉल्व कर लिए होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट है सोडा वाटर डैश द्वारा आविष्कार किया गया था, किसने किया था आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, जोसेफ प्रीस्टली। ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन तो आपको रटने पड़ेंगे, इनका तो कोई तोड़ नहीं है। चलो इसके बारे में थोड़ा डीपली जान लेते हैं। तो ये क्या है, इसमें सोडा वाटर जो है, अरे सोडा वाटर सभी जानते होंगे, खासकर लड़के। तो 18वीं सदी में वैज्ञानिक जोसेफ प्रीस्टली ने इसकी खोज की थी। वही है मद रहित पेय होता है। मद मतलब आप जानते हैं मद, है ना, जिसे विभिन्न दाब, कार्बनिक गैस, कार्बन डाइऑक्साइड से कृत्रिम रूप में संतृप्त किया जाता है। ठीक है ना, इसके बारे में इतना ही जानते हैं, आगे ज़्यादा बढ़ो मत इसके बारे में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं, आपने पानी की बाल्टी डाली और ऊपर खींचने लगे तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी, आपने कुएं में बाल्टी डाली, उसे ऊपर खींचने लगे तो आपको कैसा महसूस होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनको ध्यान से पढ़िएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन फर्स्ट है पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है, पानी की सतह से ऊपर हल्की हो गई है, पानी का बाहर आकर स्थिरता खो बैठी है, पानी का बाहर पानी से बाहर आकर उसने द्रव्यमान यानी मास में प्राप्ति हुई है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट, कि पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई। जैसे आपने पानी से बाल्टी ऊपर निकाली, कोई भी चीज़ आप पानी से बाहर निकलोगे, जैसे कोई कहीं भी आपने देखा होगा, आप देखा नहीं तो आप महसूस कीजिएगा, पानी में कोई चीज़ डालोगे तो पानी के अंदर तक हल्की रहेगी, लेकिन जैसे उसको बाहर निकालेंगे तो भारी होती रहेगी। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर के अंदर उच्चतम ताप किस चीज़ पर निर्भर करेगा। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखा गया वजन, ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व पकाए जाने वाले पदार्थ पर, ऊपर के छेद पर रखा गया वजन व पकाए जाने वाले पदार्थ पर, या ऊपर के छेद के केवल क्षेत्रफल पर। तो इसका आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नंबर फर्स्ट, यानी जो ऊपर का छेद का क्षेत्रफल होगा और उस पर रखा गया वजन, वो उसी पर ही निर्भर करेगा। ठीक है ना, नेक्स्ट है 74 देख लेते हैं। 74 गिनती कहीं है, टोटल 25 है। एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है, यदि वह किनारे की ओर चलने लगा तो नाव क्या होगी। आप किसी नाव में खड़े एकदम कूद के छलांग लगा के आप आगे चले गए तो क्या होगा, किनारे से क्या बढ़ जाएगी, आपकी दूरी बढ़ जाएगी। देखो ये तो एक्सपेरिमेंट चीज़ें होती हैं, करके देखिएगा कभी, पर ऐसे मत कीजिएगा कि समुद्र में कूद रहे हो। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट वही न्यूटन का थर्ड लॉ लग जाएगा यहाँ, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। आप दीवार पे हाथ मारेंगे तो आपके हाथ में भी चोट लगेगी, दीवार को असर नहीं होगा, लेकिन किसी आदमी को पेलोगे तो ज़रूर असर होगा दोनों को। नेक्स्ट है, पर ऐसे करना मत, किसी ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। वही है नॉर्मल, आप जानते होंगे कि जो पानी होता है 0 से 4 डिग्री के तो बीच उल्टा होता है, और जो पात्र वगैरह होता है उसमें गर्म किया जाता है और आयतन घटता है, मतलब 0 से 4 डिग्री तक इसका आयतन तो घटता है और घनत्व बढ़ता है।
और जैसे ही 4 डिग्री सेंटीग्रेड से आगे गर्म करने पर इसका व्यवहार सामान्य द्रव की भांति होता है, अर्थात वही कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड से आगे गर्म करने पर इसका आयतन बढ़ता है और घनत्व कम होता है। चलिए नेक्स्ट है, जल का अधिकतम घनत्व होता है, बहुत मोस्ट है, बताइएगा किस पे होता है। इसे मैं बिल्कुल एकदम क्लियर चिट करता हूँ। इसका ऑप्शन हो जाएगा B277। वो कैसे, आइए देखते हैं। केल्विन यानी ताप केल्विन होता है T+273 होता है, नहीं होता है, 273 होता है। और जल का कितना, अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया कितना होता है, जल का घनत्व अधिकतम कितना होता है 4, तो T की जगह हमने कितना पुट कर दिया 4, तो 4 + 273 बराबर कितना हो गया 270। सिंपल ना। चलिए नेक्स्ट, मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण है। 77 कह रहा है कि मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है। जैसा आपके पास रही है, उसको लगा रहे हैं, तो जो आपका ना वो मक्खन वगैरह चिपकता है उस पर आगे, है ना। दूध पृथक होना, क्रीम का लगना, तो अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। कौन सा बल, अपकेंद्रीय बल, ठीक है ना। वही चीज़ है, जैसे अपकेंद्रीय बल क्या है, एक प्रकार का जड़त्व बल है। ये इसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा के लिए होती है, अभिकेंद्रीय बल के, है ना। एक अभिकेंद्रीय बल होता है, एक अपकेंद्रीय बल होता है, ठीक है ना। जैसे कपड़ा सुखाने की मशीन वगैरह भी इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था आज के 25 के 5 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए, और आज वीडियो हमने कल से छोटा किया है पर काफ़ी हो गया। तो उम्मीद करता हूँ, मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ला रहा हूँ, आप अपना सुझाव भी तो दीजिए। 2 वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सर हमें आपका प्रयास अच्छा लग रहा है। अगर आपको मेरा प्रयास थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं गाइज फिर से एक टॉपिक के साथ थोड़ी देर बाद। थैंक यू सो मच।